अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारा जो लेक्चर है ये है द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर्स 1908 के हवाले से पार्ट 1 है। चैप्टर हमारा ये 2 है, सूट्स इन जनरल, जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट्स एंड रेस जुडिकाटा। ये जो चैप्टर है इसमें हम जुरिस्डिक्शन के हवाले से पढ़ेंगे, जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट एंड रेस जुडिकाटा, यानी कि जो हमारे कोर्ट्स के ऊपर बार्स हैं उनके लिए कि वो सूट किस टाइप का एंटरटेन कर सकते हैं या नहीं। सबसे पहले इसका सेक्शन नंबर 9 है जो कि है हमारा कोर्ट्स टू ट्राई ऑल सिविल सूट्स अनलेस बार्ड, यानी कि कोर्ट्स जो है उनको राइट है कि वो हर जो है वो सूट एंटरटेन कर सकते हैं एक्सेप्ट उसके जिन पे बार लगा हुआ है एक्सप्रेसली और एम्प्लाइडली। द कोर्ट्स शैल सब्जेक्ट टू द प्रोविजन हेयर इन कंटेंट। अच्छा, सबसे पहले कोर्ट्स क्या हैं उनकी जब हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। एक केस लॉ के हवाले से हम पढ़ेंगे कि कोर्ट है क्या। यहाँ पे कोर्ट का जो वर्ड है द कोड यानी कि सिविल प्रोसीजर कोड। द कोड डज नॉट डिफाइन द टर्म कोड, इट मीन्स द फोरम क्रिएटेड बाय द सिविल कोड ऑर्डिनेंस 1962, यानी कि एक ऐसा फोरम जो कि बनाया गया है सिविल कोड ऑर्डिनेंस 1962 के ज़रिए से। इसकी जो है इंटरप्रिटेशन की हुई है केस लॉ के ज़रिए से। अगर आप लिखना चाहें तो लिखें 1995 CLC 1982। यहाँ पे बताया गया है कि कोर्ट है क्या। इवन कि जो कोर्ट COURT ये वर्ड जो है वो इसकी डेफिनेशन हमें सिविल प्रोसीजर कोड में नहीं बताई गई, डेफिनेशंस में भी नहीं बताई गई, लेकिन इसकी इंटरप्रिटेशन हुई है केस लॉ के ज़रिए से, जो कि मैंने अभी आपको जो है केस लॉ बताया। ठीक है। अच्छा, इसमें ये लिखा हुआ है कि हैव जुरिस्डिक्शन टू ट्राई ऑल सिविल सूट। अब जुरिस्डिक्शन का क्या मतलब है? The term jurisdiction refers to the legal authority to administer justice in accordance with the means provided by law and subject to the limitations imposed by law। अच्छा, ये भी इसकी भी एक केस लॉ है, वो आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं P 2017 SC 53। ठीक है। ये केस लॉ में इसकी जुरिस्डिक्शन की हमें डेफिनेशन बताई गई, इवन दो कि जुरिस्डिक्शन इन कोर्ट की हमारे पास कोई भी डेफिनेशन या एक्सप्लेनेशन इन दिस कोड प्रोवाइडेड नहीं है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा पढ़ेंगे टू ट्राई ऑल सूट्स ऑफ सिविल नेचर। सिविल नेचर के सूट्स कौन से होते हैं उसके एक्सप्लेनेशन भी हम स्टडी करेंगे। नेचर एक्सेप्ट सूट्स ऑफ विच देयर कॉग्निजेंस इज ईदर एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार। एक्सप्रेसली यहाँ पे हमारे पास कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के अंदर कुछ बार्स हैं, कुछ जो है हमारे पास एक्सप्रेस बार्स हैं, कुछ इम्प्लाइड हैं, कुछ एब्सोल्यूट बार्स हैं, कुछ हमारे पास जो है कंडीशनल बार्स हैं, और कुछ सर्टेन लिमिटेशंस हैं जो कि अगर फुलफिल होती हैं तो बार जो है वो रिमूव हो सकता है। ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें कि आपके पास जो है वो एक्सप्रेसली बार कौन से हैं, तो सबसे पहले हमारे पास जो हमारा एक्सप्रेसली बार है वो सेक्शन 10 में आ जाता है, स्टे ऑफ सूट। सेक्शन 11 आ जाता है रेस जुडिकाटा, जो कि यहाँ पे भी मेंशन किया हुआ है। इसके अलावा हमारे पास सेक्शन आ जाता है 47, जिसमें ये आता है कि जो हमारी कोर्ट जो एग्जीक्यूट करवाएगी किसी भी डिक्री को, जो भी उसके एग्जीक्यूशन के दौरान जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो वही सेम कोर्ट जो है वो एंटरटेन करेगी, वही जो है वो उन क्वेश्चंस को सेटिस्फाई करेगी। उसके लिए हम कोई भी सेपरेट सूट नहीं लगा सकते। ठीक है। इसके अलावा हमारा जो है सेक्शन इसमें आ जाता है एक 144 रेस्टिट्यूशन। ठीक है, रेस्टिट्यूशन के हमारा एक सेक्शन है रेस्टिट्यूशन 144, वो भी इसमें आ जाता है। ये जो हमारे एब्सोल्यूट बार्स हैं, ठीक है, सेक्शन 10, 11, इसके अलावा 47 और 144। इसके अलावा हमारे पास ऑर्डर 2 रूल 2 भी आ जाता है। ठीक है। ऑर्डर 9 रूल 9 भी हमारा एक एब्सोल्यूट बार है। और इसके अलावा हमारे पास जो है ऑर्डर 22 रूल 9 और ऑर्डर 23 रूल 1, ये जो मैंने भी आपको बताए ये सब हमारे जो है वो एब्सोल्यूट बार हैं। इनमें कोई भी जो कोर्ट है वो सूट को इंस्टीट्यूट नहीं कर सकती, एंटरटेन नहीं कर सकती, मतलब इनके अंदर जो हमें टर्म्स बताए गए हैं उसके अकॉर्डिंग वो सूट जो है वो बार हैं। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास कुछ कंडीशनल बार्स आ जाते हैं, जैसे कि सेक्शन हमारा जो है 83, 84 एंड 86, उसमें हमें कुछ कंडीशनल बार्स हैं जो कंडीशन अगर हम उसकी फुलफिलमेंट कर लेते हैं तो देन हम जो है वो सूट कोर्ट जो है हमारा सूट एंटरटेन करेगा। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास कुछ सेक्शंस हैं, कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जिनमें इम्पोज किए गए हैं सर्टेन लिमिटेशंस। ठीक है। वो हमारे सेक्शन से सेक्शन 80, 91, 92।
ठीक है। अगर हम उनको जो है फुलफिल कर लेते हैं, जो रिक्वायरमेंट्स उनके अंदर बताई गई हैं, जो फॉर्मेलिटीज़ हमें वहाँ पे जो है फुलफिल करने का बताया गया है, अगर वो कर लेते हैं तो वो जो है हमारे सूट उसके बाद एंटरटेन हो सकते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं कि कौन से सूट जो हैं वो सिविल नेचर के कहलाते हैं। किसको हम सिविल नेचर का सूट कहेंगे? अ सूट इन विच द राइट टू प्रॉपर्टी और टू एन ऑफिस, हमेशा यानी कि वो सूट जिसमें एक राइट टू आपका प्रॉपर्टी आ जाए और जिसमें आपका एक ऑफिस आ जाए, ठीक है, इज कंटेस्टेड इज अ सूट ऑफ सिविल नेचर। अच्छा, यहाँ पे हम थोड़ा सा प्रॉपर्टी को भी जो है एक्सप्लेन कर लेते हैं कि प्रॉपर्टी मतलब क्या है, कौन सी प्रॉपर्टी के हवाले से हम केस कर सकते हैं। द टर्म प्रॉपर्टी रेफर्स टू ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी ओन्ड एंड मे बी टेंजिबल और इंटेंजिबल। ठीक है, ये बताया गया है केस लॉ के जरिए से। केस लॉ आप लिखिए, इसका केस लॉ है हमारे पास P 2011 SC 44 पेज नंबर। ठीक है, उसमें बताया गया कि प्रॉपर्टी का क्या मतलब है। द टर्म प्रॉपर्टी रेफर्स टू ऑब्जेक्ट विच कैन बी ओन्ड एंड मे बी टेंजिबल और इंटेंजिबल। इसके अलावा फॉर इंस्टेंस इसमें लिखा हुआ है कि राइट्स अराइजिंग आउट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स एक्शंस पर्टेनिंग टू प्रॉपर्टी आर विद इन jurisdiction of the civil courts even though they may involve religious questions। ठीक है, अगर उस प्रॉपर्टी के हवाले से, उस प्रॉपर्टी जो है अगर उसके हवाले से कोई रिलीजियस क्वेश्चन होगा तो उसको जो है एंटरटेन किया जाएगा। अदरवाइज पर्टिकुलरली आप किसी के जो है रिलीजियस मैटर जो है वो सिविल कोर्ट में ट्राई नहीं कर सकते, लेकिन ये प्रॉपर्टी के हवाले से बात हो रही है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम ऑफिस की बात करें तो ऑफिस क्या है? एन ऑफिस इज अ पोजीशन to which duties are attached to be performed by the holder of the office and enforceable either by law, custom or usage। ठीक है, इसके अलावा it may be a secular office or a religious office। The essential element is the existence of the duties। अब आपको पता चला कि ऑफिस क्या है, जहाँ पे जो है उसका मेन जो एलिमेंट है वहाँ पे एग्जिस्टेंस ऑफ ड्यूटीज़ का होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो सेक्युलर ऑफिस हो, रिलीजियस ऑफिस हो या कोई ऐसा ऑफिस हो जहाँ पे आप किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो है काम कर रहे हो। ठीक है, वो जब भी आपके पास आएगा तो आप जो है उस हवाले से जो सूट होगा आपका वो आपकी सिविल कोर्ट जो है वो एंटरटेन करेंगी। अच्छा, इसके अलावा जो है इसमें एक और चीज़ लिखी हुई है, नॉट विद स्टैंडिंग दैट सच राइट मे डिपेंड एंटायरली ऑन द डिसीजन ऑफ क्वेश्चन एज टू रिलीजियस राइट्स और सेरेमनीज। यानी कि हमारी जो सिविल कोर्ट है वो प्रॉपर्टी के हवाले से तो जो है सूट एंटरटेन करेगा। ठीक है, प्रॉपर्टी या ऑफिस के हवाले से, अगर उसके दौरान कोई यानी कि अगर कोई रिलीजियस ऑफिस है और ऑफिस के मद में आप जो सूट फाइल कर रहे हैं तो एंटरटेन होगा। लेकिन पर्टिकुलरली आप अगर इस चीज़ के लिए सूट फाइल करना चाह रहे हैं कि ये जो पर्सन है ये मुस्लिम है या हिंदू है, ये शिया है, सुन्नी है, वहाबी है, या उसके अलावा उसका कोई कादियानी है, जो भी है, उसके लिए आप सिविल सूट का जो है डोर वो नॉक नहीं कर सकते। उस जो सिविल कोर्ट्स हैं हमारे, उनकी जुरिस्डिक्शन ये हरगिज़ नहीं कि वो आपके रिलीजियस मैटर में इन्वॉल्वमेंट करें। ठीक है, अच्छा, आई थिंक कि ये आपका सेक्शन जो है आपको क्लियर समझ में आया होगा, मैं आपको बता पाई होंगी। अच्छा, ये जो इतनी डिटेल मैंने बताई थी ये थी जुडिशियल कैंडिडेट्स के लिए। अब आते हैं लॉ गेट कैंडिडेट्स के लिए क्या होगा। लॉ गेट वालों के लिए ये बहुत से भी ज़्यादा अगर समझ लें कि कोर्ट्स टू ट्राई ऑल सूट्स अनलेस बार्ड, अगर वो ये अनलेस बार्ड वाला एक अपना जो है कीवर्ड बना लें। ठीक है, इसके अलावा सिविल नेचर का हर सूट जो है वो सिविल कोर्ट में एंटरटेन हो सकता है एक्सेप्ट ईदर एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड। ये उनके कीवर्ड्स हैं और सेक्शन 9 जो है ये उनका कीवर्ड है। अच्छा, स्टे ऑफ सूट आपके पास इंटरचेंजेबली यूज होता है, स्टे ऑफ सूट या रेस सब जुडिस। ठीक